हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने भारत में मिट्टी को देखा, मिट्टी के प्रतिरूपों को देखा और वनस्पति को भी देखा, वन एवं वनस्पति को। अगर हम देखें तो गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांव में बसता है, और जब वह कहते थे कि भारत गांव में बसता है और गांव में बसने के साथ उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि रहा है। जब देश आजाद हुआ था तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन निर्भर थी एग्रीकल्चर पर, किंतु धीरे धीरे आज अगर देखें 75 वर्ष के क्रम में भारत की जो आबादी है 50% डायरेक्ट रूप में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और इनडायरेक्टली फॉर्म में यानी प्रत्यक्ष रूप से 2/3 आबादी हमारी कृषि पर निर्भर करती है। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है अर्थव्यवस्था में, और एग्रीकल्चर के साथ हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर केवल कृषि नहीं है, कृषि के साथ साथ वेटनरी यानी कि पशुपालन, कुक्कुट पालन भी इससे जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो भारत में जब देश आजाद हुआ तो हम खाद्यान्न के उत्पादक भी थे और आयातक भी। हम उस समय अपनी जरूरतों का सामान, जरूरतों के अनाज को इंपोर्ट करते थे, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता दिखाई देती थी। किंतु हरित क्रांति के क्रम में हमने अपने देश को उत्पादक भी बनाया और निर्यातक भी बनाया, और आज भारत बहुत बड़ा सेक्टर है कृषि का, और वह निर्यात भी करता है उत्पादों को, यानी कि अपने देश में उपजाए हुए अनाजों को दूसरे देशों में बेचने का काम भी भारत करता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसका नाम है भारत में कृषि। अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, किंतु भारत में कुल बोया हुआ क्षेत्र केवल 46.04% है। टोटल क्षेत्र जिसपे कृषि की जाती है वह है 46.04%। अगर हम देखें तो भारत की 2/3 आबादी लगभग निर्भर करती है कृषि क्षेत्र पर, और वर्तमान आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी 68% आबादी गांव में निवास करती है। 68% आबादी गांव में निवास करती है, केवल 32% अप्रॉक्स अगर देखें तो शहरों में निवास करती है, यानी नगरीकृत जनसंख्या। सबसे बड़ी जो क्रांति आपको दिखाई देती है वह है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, और अमेरिका में इसकी शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने नए, उन्नत, अधिक उपजाऊ, अधिक उत्पादकता वाले बीजों का निर्माण किया। उन्होंने सिंचाई की नई पद्धतियों को बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने उर्वरकों का प्रयोग का समर्थन किया कृषि में, और उर्वरकों के प्रयोग से और नई किस्मों के बीज से उत्पादन क्षमता पुराने के मुकाबले अधिक बढ़ गई। तो यह मुख्य प्रभाव दिखाई देते हैं हरित क्रांति के। सबसे पहला, उन्नत किस्म के उपजाऊ बीज जिनकी उत्पादकता ज्यादा होती है, उर्वरकों का प्रयोग कृषि में, और तीसरा, नई पद्धति से कृषि को करना जिसमें सिंचाई के नए उपकरण और जो किसान के लिए प्रयुक्त होते हैं। पहले हल से खेती होती थी और आज ट्रैक्टर से खेती होती है, मशीनों से खेती होती है। तो यह नई पद्धति है जो कि हरित क्रांति से जुड़े हुए प्रभाव के रूप में दिखाई देती है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और उसी दौर में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयोगों द्वारा भारत में हरित क्रांति को शुरू किया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 68-69 के आसपास दिखाई देती है। तो अगर देखें तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने अधिक उत्पादकता वाले बीजों का निर्माण किया और उस निर्माण पर बल दिया, सिंचाई की नई पद्धतियों पर बल दिया, उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया, तथा नई कल्टीवेशन फार्मिंग या फिर कहें ट्रैक्टर और मशीनीकरण के प्रयोग पर बल दिया, जो आगे चलकर भारत की
उपजाऊ भूमि को बढ़ाता है, क्षेत्रफल को बढ़ाता है तथा उत्पादकता में भी महत्तम वृद्धि करता है, जिससे भारत एक आयातक देश से निर्यातक देश में बदल जाता है। तो समझिए, तो भारत में जो क्रांति हुई, हरित क्रांति, उसमें उच्च गुणवत्ता व उत्पादन के बीजों का प्रयोग किया गया, जिनकी उत्पादकता क्या थी, ज्यादा, प्रोडक्शन जिनमें ज्यादा होता था। सिंचाई की नई पद्धतियों का प्रयोग किया गया, जिसमें कुएं तथा नलकूप और नई नहरों का निर्माण भी देखने को मिलता है, तथा और नई मशीनों का प्रयोग इसमें शुरू हुआ। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले, सबसे ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन जिन्होंने किया, वह 3 राज्य थे। पहला था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा धान की खेती में बहुत अधिक वृद्धि हुई और उनके उत्पादन में भी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो देश में जोत का आकार बहुत बड़ा है, मतलब जोत का आकार कम होता जा रहा है लगातार, और सीमांत जोत का आकार बढ़ता जा रहा है, यानी कि किसान के पास जो खेती योग्य भूमि है वह घटती हुई जा रही है। जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उस हिसाब से अगर देखें, भूमि तो उतनी ही, और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो किसान के पास जो उसकी फसल उपजाने के लिए भूमि है वो कम होती जाएगी। तो भारत में जो जोत का आकार है उसे 4 क्रम में बांटा जाता है। सबसे पहले सीमांत जोत। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। कितना? 1 हेक्टेयर से कम भूमि। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है। कितना एकड़ होता है? 2.5 एकड़। लघु जोत, लघु जोत होती है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। मध्यम जोत होती है 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में, और वृहद जोत होती है 10 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि। 10 हेक्टेयर से अधिक जो किसान खेती कर रहा है उसे वृहद किसान या वृहद जोत आकार कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है उसमें सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है, यानी कि पानी जो लगता है खेतों में, फसलों में, तो सिंचाई जो होती है वह सबसे ज्यादा होती है नलकूप तथा कुएं से। नलकूप यानी ट्यूबवेल से। सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल तथा कुएं से। कितनी होती है? तो 57% कृषि भूमि का जो क्षेत्र है उसके द्वारा सिंचित भूमि जो है वह नलकूप तथा कुएं से उसकी सिंचाई होती है। अगर हम देखें तो फसल के प्रकार, तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले रबी की फसलें, जिन्हें ठंड की फसलें कहते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर में बोई जाती हैं तथा अप्रैल में काटी या उनका क्या कहते हैं, पक जाती हैं। तो अक्टूबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं रबी की फसलें। ऐसी फसलें कौन सी हैं? तो आप बताएंगे गेहूं, आप बताएंगे आलू, आप बताएंगे चना। यह मुख्य फसलें हैं रबी की। ठीक है। फिर उसके बाद जायद की फसलें। जायद की फसलें गर्मी की शुरुआती मौसम में आती हैं और सबसे पहली बार सलाद की फॉर्म में जो खाई जाती है वह जायद की फसलें हैं। सलाद, सिंपल भाषा में। तो यह मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इस फसलों में आप देखेंगे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। तो यह जो मुख्य फसलें हैं ये सलाद की फसलें हैं। इसी में आप देखेंगे मूंग, मूंग की जो खेती की जाती है वो इसी समय पर की जाती है। मूंग एक दाल है। तो रबी की फसलों में आप देखेंगे गेहूं, आलू और चना। जायद की फसलों में अगर देखेंगे तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग की जो फसलें हैं वो जायद की फसलें हैं। फिर आप देखते हैं खरीफ की फसलें। इन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी फसलें, क्योंकि इस समय तक मानसून भारत में आ चुका होता है। यह फसलें जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। और प्रमुख फसल है इसकी चावल, यानी कि धान। तो चावल, ज्वार, बाजरा और कपास की जो खेती की जाती है उस फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें। अब हम देखते हैं प्रमुख भारत में होने वाली फसलें और उनसे जुड़े तापमान और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को, जिसमें हम देखेंगे विश्व में किस फसल में किसका कितना स्थान है और भारत का क्या स्थान है, जबकि भारत में उस किस राज्य का नंबर 1 प्रोडक्शन राज्य है उस फसल को लेकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की सबसे अधिक उत्पादन वाली जो फसल है, जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा है, वह गेहूं नहीं चावल है, धान है। तो याद रखिए सबसे अधिक भारत में जो फसल होती है वह है धान यानी चावल। तो चावल के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा कितनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र में होती है। यह आपको दिखाई देती है दोमट मिट्टी में। किस मिट्टी में? दोमट मिट्टी में।
विश्व में उत्पादन की बात करें तो चावल में सबसे पहला स्थान है विश्व में, वह है चीन का, और भारत का दूसरा स्थान इसमें देखने को मिलता है। इसके अगर भारत में देखें तो सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में दिखाई देता है, तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है पंजाब। यह डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब। विश्व में पहला चीन और दूसरा भारत। अगर इसकी बात करें तो आपको इसकी किस्म में दिखाई देंगी सुगंधा, आपको दिखाई देगी कावेरी, इस आपको दिखाई देगी पूषा। तो यह तीन इसकी किस्में हैं जो पूछी जाती हैं, सुगंधा, पूषा और कावेरी। ठीक है। गेहूं दूसरी भारत की अनाज फसल है। कितना टेम्परेचर, थोड़ा ठंडा प्रदेश में, रबी की फसल है, थोड़ा ठंडे क्षेत्र में होती है, तो ठंड का मौसम चाहिए। 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर और 70 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा, जलोढ़ मिट्टी में बहुत होता है गेहूं। विश्व में अगर उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर फिर चाइना है और सेकंड पोजीशन पर भारत है। जबकि भारत में अगर उत्पादन देखें तो सबसे ज्यादा यूपी में, फिर एमपी में और फिर पंजाब में। सबसे ज्यादा उत्पादन में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश और फिर है पंजाब। अगर इसकी किस्मों की बात करें, फसल की किस्में 20 प्रकार की अगर बात करें तो आपको दिखाई देगा कल्याण, सोना, सरबती, लरमा। कल्याण, सोना, सरबती और लरमा, यह किस्में हैं गेहूं की। फिर आप देखते हैं बाजरा, एक मोटे अनाज के रूप में। मोटा अनाज अगर देखें तो लाल पीली मिट्टी में दिखाई देता है, जो भारत की दूसरी बड़ी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, जो पठारी भूमि क्षेत्र से आती है, लो ऑक्साइड इसमें दिखाई देता है। तो इसमें टेम्परेचर चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, और वर्षा चाहिए 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा। अगर हम देखें तो विश्व में उत्पादन में देखें तो नंबर 1 पर है भारत। एक बात याद रखिए, अगर किसी पोजीशन में भारत नंबर 1 है तो आप याद मत करिए आगे कौन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन या तो यह पूछेगा विश्व में नंबर 1 कौन है, या फिर पूछेगा विश्व में भारत की स्थिति क्या है। अगर पहली स्थिति है भारत की तो दूसरा याद करने की आवश्यकता हमें लगता है नहीं है आपको। अगर हम देखें तो भारत में उत्पादन बाजरा का सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, और फिर उसके बाद होता है उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश बड़े राज्य हैं मक्का के बाजरा के मामले में। अगला देखेंगे मक्का, मेज। तो मेज अगर देखें तो 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। यह दोनों मोटे अनाज हैं। ठीक है। विश्व में अगर उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट पर है यूएसए, अमेरिका, और 6th पोजीशन पर है भारत। 5th पोजीशन पर कौन है, तो एक विवादित स्थल जहां युद्ध चल रहा है तो आप बताएंगे यूक्रेन। 5वें नंबर पर आता है मक्के के उत्पादन में, जबकि भारत का स्थान 6वां है मक्के के उत्पादन में। फर्स्ट है यूएसए और 6 पर है भारत और 5th पर यूक्रेन। भारत में अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन है कर्नाटक क्षेत्र में, पठारी भूमि क्षेत्र, फिर एमपी में और फिर केरल में। तो पहले पर है आप देखेंगे कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और फिर है केरल। किसमें? मक्के में। फिर आप देखेंगे अरहर। अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस भारत है दालों के मामले में। भारत में सबसे अधिक दालें होती हैं, सबसे बड़ा आयातक भी है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ठीक है, और निर्यातक भी है। तो अरहर अगर देखें तो 20 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। इसे कहीं कहीं जगह पर तूर दाल बोलते हैं। क्या दाल बोलते हैं? तूर दाल, अरहर को। विश्व में अगर स्थान देखें तो भारत का स्थान फर्स्ट है। कौन सा है? फर्स्ट। भारत में स्थान देखें तो राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद महाराष्ट्र। किंतु अगर कुल दाल उत्पादन में देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले है, मगर अरहर या तूर दाल में सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम बागानी फसलों को। बागानी फसलों में आप दिखाई देगी क्या? चाय। तो चाय अगर देखें तो चाय लैटेराइट मृदा का क्षेत्र है, पर्वतीय मृदा का क्षेत्र है। लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा में आपको चाय देखने को मिलती है, कॉफी देखने को मिलती है। 24 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा हो क्षेत्र पर, सीढ़ीदार खेती होती है इसमें। विश्व में अगर स्थान देखें तो वर्तमान आंकड़े कहते हैं कि चाइना नंबर 1 पर है। अभी तक थोड़े समय तक भारत नंबर 1 था, मगर चाइना अब
टी प्रोडक्शन में लीड कर रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन में अगर देखें चाय के उत्पादन में तो चाइना है, और सेकंड पोजीशन पर अगर देखें तो भारत है। भारत में अगर स्थान देखें तो नंबर 1 आपको पता है असम राज्य है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद तमिलनाडु। जबकि कॉफी के उत्पादन में देखें तो कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर कर्नाटक है कॉफी के उत्पादन में। फिर अगला देखें गन्ना। यह एक पूरे वर्ष भर चलने वाली फसल है गन्ना, एक वर्ष की पूरी फसल होती है। 20 से 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, यानी ऑल ओवर पूरे वर्ष में 150 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र होना चाहिए। पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है शुगर केन को। अगर विश्व में स्थान देखें तो फर्स्ट पर है ब्राजील। किसमें? शुगर केन में फर्स्ट पर है ब्राजील और सेकंड पर है भारत। सेकंड पे कौन है? भारत। जबकि राज्यों में देखें तो सबसे पहली पोजीशन पर उत्तर प्रदेश और उसके बाद है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। फिर हम देखते हैं कपास, कॉटन। कॉटन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार? कपास। तो कपास का जो श्रेय जाता है वो भारत में ही जाता है। कपास का जो आविष्कार हुआ वो भारत में ही हुआ। कॉटन का 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा तथा काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास होती है। किस क्षेत्र में होती है? काली मिट्टी के क्षेत्र में। विश्व में स्थान देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर भारत और सेकंड पर हमको चाइना दिखाई देता है। सेकंड पर कौन है? चाइना। तो फर्स्ट पे भारत है कपास में और सेकंड पर चाइना। भारत में अगर स्थान देखें तो नंबर 1 राज्य है गुजरात, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है फिर तेलंगाना का क्षेत्र। काली मिट्टी का क्षेत्र यह माना जाता है, जैसे चर्नोजेम भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? चर्नोजेम मिट्टी। फिर उसके बाद हम देखते हैं जूट। जूट अगर देखें तो जैसे पटसन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पटसन। और जूट का प्रयोग वस्तुओं के थैलों के निर्माण में होता है। तो जूट अगर देखें तो 24 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, खासकर तटीय क्षेत्र, और 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। तो 24 से 35 डिग्री टेम्परेचर और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का जो क्षेत्र है जिसमें जूट का उत्पादन होता है। अगर हम देखें तो दुनिया भर में फर्स्ट पोजीशन पर जूट के उत्पादन में भारत है और सेकंड पोजीशन पर बांग्लादेश है जो हमारा पड़ोसी देश है। तो फर्स्ट पर है भारत और अगर देखें तो सेकंड पर है बांग्लादेश। भारत जो नंबर 1 पर है उसके 90% उत्पादन में एक ही राज्य का हाथ है और वह है पश्चिम बंगाल। तो भारत में राज्यों के क्रम में देखें तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट पोजीशन पर है जूट में और सेकंड पोजीशन पर बिहार और तीसरी पोजीशन पर असम है। तो भारत के 90% जूट का उत्पादन केवल एक राज्य करता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो हमने देखा भारत में कृषि को, हरित क्रांति के प्रभावों को, जोत के आकार को और प्रमुख फसलों को और उनके उत्पादक देश और उत्पादक राज्यों को। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट रहेगा। अब टीसीएस की परीक्षा आ रही है, इसमें डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।